पिछले जनरेशन का इन्वेस्टर लोग स्क्रिप्ट को तवज्जो देते थे, मतलब अच्छा शेयर ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। पिछले जनरेशन मतलब हम लोग मार्केट में आने के बाद जो इन्वेस्टर को हाथों के सामने इन्वेस्ट करते हुए सफल होते हुए हम लोगों ने देखे थे, लेकिन वो बीते पुराना ज़माना रहा। आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया, मैं हमेशा जिस चीज़ को तवज्जो देता हूँ वो है सेक्टोरियल एनालिसिस, क्योंकि पहले ज़माने का वो स्क्रिप्ट को ढूंढ के स्क्रिप्ट के ऊपर गहराई से शोध करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करने का वो ज़माना चला गया। आज के ज़माने में अगर किसी को भी इस मार्केट में सफलता पाना है तो उसको कहीं ना कहीं सेक्टोरियल एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अर्थात कब कौन सा सेक्टर में मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हमेशा गहराई से नापना आवश्यक रहता है। देखिए, हम में से कोई भी वॉरेन बफेट जैसा पेशेंस तो इस मार्केट में दिखा नहीं पाएंगे, कारण वॉरेन बफेट जिस तरीके से 20 साल, 25 साल, 30 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके जैसा इन्वेस्टर आज के तारीख में बनना या होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो सेक्टोरियल एनालिसिस एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग अगर अपने आप को परफेक्ट बनाएं तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में चाहे माहौल कैसा भी रहे, कभी भी जैसा भी परिस्थिति सामने आए, आपके सामने एक सुनिर्दिष्ट दशा और दिशा रहता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज का एपिसोड मैं शुरू करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, सेक्टोरियल एनालिसिस सुनने में एक बहुत सॉफिस्टिकेटेड चीज़ लगता है। सेक्टर क्या होता है? मतलब एक ही तरह का कारोबार करता है जो कंपनी, उसको एक साथ देखने का नज़रिया को हम लोग सेक्टर कहते हैं या सेक्टोरियल एनालिसिस कहते हैं। मान लीजिए मैं अगर बैंक को देखूं तो बैंक जो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में आता है, स्टेट बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, इन सबको एक साथ लाके अगर कोई विश्लेषण करने का कोशिश करे तो उसको हम लोग सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग पूछोगे कि मार्केट में तो इतना सारा कंपनी है तो स्वाभाविक है बहुत सारा सेक्टर रहेगा। जी हाँ, रहेगा। इतना बहुत सारा सेक्टर में से कैसे सेक्टर को चुने, ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, चुनने का बात मैं बाद में करता हूँ, पहले नकारने का बात करता हूँ। मतलब सिलेक्शन बाद में कहेंगे, पहले रिजेक्शन के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुछ सेक्टर ऐसा होता है जो सेक्टर को मैं कभी भी देखना पसंद नहीं करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, जो लोग सेक्टोरियल एनालिसिस को लेके मुझसे ज़्यादा शोध करते हैं वे लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें कभी हाथ नहीं डालने का। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर में क्या क्या आता है? जो लोग विमान परिवहन का कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है एविएशन सेक्टर। आप लोग अगर ठंडे दिमाग से देखेंगे तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी इन्वेस्टर को वेल्थ बना के नहीं दिया। रदर देन ये कंपनी फेल हुआ और पूरा कैपिटल पूंजी ख़त्म करके चला गया, जैसे किंगफिशर, जैसे हाल फिलहाल में जेट एयरवेज। लेकिन ये सेक्टर में हम लोग क्यों पसंद नहीं करते इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि इतना कैपिटल इंट्रिंसिक बिजनेस शायद ही कोई दूसरा हो सकता है इंडस्ट्री में। मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री, जैसे पहला चीज़ है आपको क्या चाहिए होगा? पहला चीज़ आपको एक प्लेन चाहिए होगा, चाहे वो आप खरीद के लाओ, चाहे वो लीज में लो। उसके बाद उस प्लेन को चलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए होगा। ऑर्डिनरी पेट्रोल से प्लेन तो चलता नहीं है, उसके लिए ATF वगैरह का आवश्यकता पड़ता है, जो हाईली प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी है।
एक ही रात में प्राइस बढ़ जाता है, एक ही रात में बहुत कुछ हो जाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, इसके लिए एक बहुत बड़ा पलटन का आवश्यकता रहता है। विमान जब एयरपोर्ट में रहेगा, उसका मेंटेनेंस का टीम रहता है, उसका चलाने का टीम रहता है, प्लेन के अंदर सर्विस सपोर्ट के लिए अलग टीम रहता है। तो इतना सारा चीज़ को झक मार के इंतज़ाम करने के बाद 4,000-6,000 रुपया में टिकट बेचने के बाद कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता है, इसके ऊपर आप लोग सोचने का बिंदु आप लोगों को मिल सकता है। दूसरा कौन सा एक सेक्टर है, जैसे मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर। ये भी एक बहुत भारी भरकम कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इसमें भी बहुत सारा कंपनी आया और ख़त्म हो गया। तो पहले अगर हम लोग इस तरीके से रिजेक्शन का बारे में बिंदु में अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी एक लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हो गया हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, एक होटल का बिजनेस में एक चीज़ देखिए, मेरा पास एक होटल है जो मान लीजिए 25 कमरे का एक होटल है। 25 कमरे का एक होटल बनाया जब मैं, उसमें जितना सारा एम्प्लॉय को मैंने रखा, बावर्ची से लेके आपका रूम सर्विस, आपका हाउसकीपिंग, सारा डिपार्टमेंट का लोग रखा, अगर एक भी रूम का भाड़ा नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली मेरा व्यापार में इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि मेरे पास अगर 25 रूम का एक होटल है और उसमें अगर मान लीजिए मेरा 30 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो मेरा होटल में 25 का 25 रूम भरा तो मेरे लिए पूरा 100% ऑक्यूपेंसी में चल रहा है। लेकिन 3 रूम अगर किराया नहीं हुआ तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है। तो हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत कुछ आशावांजक कुछ होने का संभावना बहुत सीमित रहता है। एक ही तरह से टेलीकॉम में देखिए, स्पेक्ट्रम का बोली लगाना, ये सारा चीज़ मैं हिसाब करके देखा, आज से 5 साल पहले मेरा मोबाइल में महीने का किराया लगता था करीब 2,000 से 2,200 रुपया। आज वही 2,500 रुपये में मेरा अनलिमिटेड कॉल सारा साल के लिए एक फ़ोन में आ जाता है, और एक फ़ोन में मेरा करीब 5,000 रुपया पड़ता है जियो में, जो साल भर का पूरा खर्चा आ जाता है। मतलब दोनों फ़ोन मिला के मेरा साल का एक 7,500 से 10,000 रुपये में हो जाता है। जहाँ पे मेरा एक समय था, आज से ज़्यादा पुराना नहीं, 5 साल पहले मेरा 2,500 रुपया एक महीने का किराया पड़ता था एक मोबाइल में। तो हुआ ना मेरा बेनिफिट। तो अगर मेरा 2,500 रुपया महीने का खर्चा जहाँ पे मेरा पड़ता था, वहाँ पे 10,000 में मेरा पूरा साल का खर्चा निकल रहा है मोबाइल में, तो कंपनी के लिए तो ये कोई आशावांजक बात हुआ नहीं। मेरे लिए भले ये बहुत ही सुखद खबर है कि मेरा खर्चा कमा, लेकिन स्पेक्ट्रम का बोली दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उसका कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो ऐसे कुछ सेक्टर है जो सेक्टर कभी मुनाफा करके दे नहीं सकता। तो अगर मैं इस तरीके से सेक्टर को छांटता रहूं तो मेरे सामने कुछ कुछ सेक्टर रह जाएगा जिसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूं। मसलन मान लीजिए सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है, मसलन बैंक एक ऐसा सेक्टर हो सकता है, इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर हो सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसमें मैं नज़र कर सकता हूँ। अब सवाल आता है, हाल फिलहाल में मार्केट में एक सुंदर सा तेज़ी नीचे से रिकवर होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ कह रहा था आज से 15-20 दिन पहले कि अगले साल 2023 का सितंबर महीने तक बाज़ार खराब रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए धीरे धीरे माहौल कैसे सुंदर तरीके से ठीक होना शुरू हो गया। आज के तारीख में मार्केट नेगेटिव खबर में रिएक्ट कम कर रहा है। तो इस तरह का परिस्थिति में होता समस्या कहाँ पे, हर एक सेक्टर अपने हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह का परिस्थिति में आप कैसे चीज़ को मैनेज करोगे, इस तरह का सेक्टर में आएगा आपका चॉइस। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, मेरा एक बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। मैं सीमेंट सेक्टर में काम करना पसंद करता हूँ। कोई शेयर का रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, मैं सेक्टर को लेके बात कर रहा हूँ, तो सेक्टर में ही मैं फोकस करना पसंद करूँगा। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है, प्राइवेट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ।
तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो इस तरह का शुगर एक ऐसा सेक्टर है। जब आप देखेंगे कि आपके पास 10 सेक्टर, 10 का 10 ही सेक्टर चल रहा है, तो वहाँ पे आपका चॉइस बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि जो व्यक्ति सीमेंट सेक्टर में नज़र लगा के बैठा हुआ है, वो उस सेक्टर का सारा कंपनी का बारीकियाँ को के साथ मतलब अवगत रहता है। तो इस तरह का परिस्थिति को हमेशा मैं कहता हूं कि सेक्टर को हमेशा अगर डीपली हम लोग देखेंगे, जहां मुझे लगा कि सीमेंट सेक्टर अच्छा हो सकता है, तो सीमेंट सेक्टर में जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको हम हमेशा मैं चॉइस करूंगा। तो जब आप देखेंगे कि 10 सेक्टर चल रहा है, वहाँ पे 1, 2 या 3 सेक्टर को आप अपने चॉइस के हिसाब से चुन सकते हो। अब आप जब से ऐसे ही सेक्टर को चुन लिए, तो सेक्टर में आता है काफ़ी ज़्यादा शेयर। मान लीजिए सीमेंट सेक्टर में बहुत सारा सीमेंट कंपनी है, तो उनमें से मैं चॉइस कैसे करूं? यहाँ पे आएगा बेस्ट ऑफ 3। मैं हमेशा फर्स्ट बॉय, सेकेंड बॉय और थर्ड बॉय के साथ रहना पसंद करता हूँ। उसके आगे का शेयर को मैं ज़्यादा गंभीरता के साथ नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो शेयर चलेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा आप लोग देखेंगे कि मार्केट में बेस्ट कंपनी हमेशा अच्छा काम करता है या अच्छा रिटर्न देता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सेक्टर को छांट के छोटा एक लिस्ट बनाएं और सेक्टर के अंदर स्क्रिप्ट को छांट के अगर छोटा लिस्ट बनाएं, तो मार्केट इतना बड़ा एक गोल है, उसमें चाहे कहीं पे कुछ भी हो, आपके सामने एक पूरा फिक्स्ड दृष्टि रहेगा कुछ एक गिने चुने 20, 25, 50 शेयर के ऊपर। और इन 20, 25, 50 शेयर के ऊपर अगर आप छांट के एक लिस्ट के तौर पे आप ला पाओ, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपका काम में एक अद्भुत सा निखर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक्टोरियल एनालिसिस के माध्यम से मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज का इस एपिसोड मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले 10-15 दिन में मार्केट में जितना सुंदर एक मूव हुआ है, इस मूव में कुछ 2, 4, 5 सेक्टर छोड़ के पूरा मार्केट एज ए होल पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत अच्छा बात है। लेकिन इसका बुरा बात यह है कि एक सामान्य सा साधारण सा एक इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे पागल हो जाने का वजह बन जाता है। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो ICICI बैंक भी चल रहा है, वहाँ से आप देख रहे हो अल्ट्राटेक सीमेंट भी चल रहा है, तो मैं किस में ट्रेड लूँ या किस में मैं स्विंग ट्रेड के बारे में सोचूं? तो इस तरह का परिस्थिति से निजात पाने का एक ही मकसद हो सकता है, एक ही उपाय हो सकता है कि आप अपना शेयर के ऊपर नज़र लगा के बैठे रहिए। वही अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा था मुझे पंछी का आँख दिखाई दे रहा है गुरुदेव। तो यहाँ पे आपका आँख पंछी का आँख के ऊपर लगा के रखना होगा, क्योंकि पूरा मार्केट अगर जब मूव करता है तो आपको इधर देखने का नहीं है, इधर भी देखने का नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं जैसे ही आप देखोगे आप विभ्रांत हो जाओगे। उससे बढ़िया ये है कि आपके पास सेक्टोरियल स्ट्रक्चर में अगर एक स्क्रिप्ट का लिस्ट रहेगा तो आपको काम बहुत ही सुंदर तरीके से होगा। भले ही कम काम करिए, लेकिन काम में क्वालिटी लाइए। क्वालिटी अगर काम में आ जाए ना, तो आप देखिएगा कि उस काम के अंदर से जो कमाई आप करोगे, उस कमाई का एक अद्भुत सा सेटिस्फैक्शन आता है। तो आज का इस लेसन में मैं यही कहूँगा कि सेक्टर के ऊपर जोर दीजिए, सेक्टर को छांट के, सेक्टर को एक बना के, उसके अंदर अपना पसंदीदा सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देके मार्केट में काम करने का कोशिश करिए। धन्यवाद।